एक रजाई के ससुराल में आए बिन बुलाए मेहमान। हे नाथ नारायण, अरे पानी तो एकदम बर्फ जितना ठंडा है। अजी पानी ठंडा तो होगा ही ना, कल रात इतनी ठंड गिरी थी, ऊपर से ये अगहन और पूस का जाड़ा तो हम जैसे गरीबों के लिए काटना होता ही मुश्किल है। माँ जी, बाऊ जी, आप दोनों ने दातून कर लिया? अंदर आ जाइए, फिर मैं आप दोनों के लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। अरे बहू इंदर, कल रात से अभी तक घर नहीं लौटा, उसे आ जाने दे, फिर गरम गरम रोटी पकाना, थोड़ी आग भी ताप लेगा। जाने मेरा लाल इतनी कड़कड़ाती ठंड में एक जामे में कैसे खट रहा होगा, उसके तन पर तो एक स्वेटर भी नहीं था। ये कहानी है राम प्रसाद के गरीब परिवार की, जिसमें वह 2 दंपत्ति, बहू, बेटे और उनकी बेटी थी। ले देकर उनके पास बस माटी का एक घर था और ठंड काटने को एक दुबली पतली पुरानी सी रजाई 100 सालों से चलती आ रही है। इंदर पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए गरीबी में घर बनाने में गिट्टी तोड़ने और ईंट ढोने का काम करके किसी तरह गुजारा चला रहा था। इन दिनों ठंड इस कदर पड़ रही थी कि पूरी सड़क पर ओस जमी रहती थी। सूरज तक ने अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया था। आज तो बड़ी ठंड है, लगता है एकदम से ठंड बढ़ गई है। इस रजाई में भी आड़ नहीं लिया जा रहा, अब रजाई खरीदनी ही पड़ेगी, ये जगह जगह से फट जो गई है। इतने में हाथ सिकोड़ कर अंदर ठंड से कांपते ठिठुरते इंदर आता है। अरे सुधा, जल्दी से आग जला दे, आज तो गजब की ठंड है। देख कैसे कांप रहा है, कहा भी था कि स्वेटर ले ले अपने लिए। अरे हमें तो घर में रहना है, मगर तू तो इतनी ठंड में बाहर कमाने जाता है। अगहान पूस के जाड़े से खिलवाड़ नहीं करते इंदर। खरीद लूंगा स्वेटर बाबूजी, अभी ठंड की वजह से काम बहुत ही मंदा है, दाना पानी चल जाए वही बड़ी बात है। जैसे तैसे पूरा परिवार वही रजाई ओढ़ता है। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, मगर रात में उनका वह माटी का घर एकदम ठंडा हो जाता है। ये रजाई तो एकदम बर्फ जितना ठंडा है। माँ, मुझे ठंड लग रही है, पिताजी आप हमारे लिए नई रजाई ले आओ ना। बेचारे गरीब सुधा, इंद्र, नन्हे शिबू को कैसे बतलाते कि उस वक्त उनका परिवार 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा रहा था, तो महंगी रजाई कहाँ से लाते। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सुबह सुबह किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। अरे इतनी ठंड में सवेरे सवेरे कौन दरवाजा खटखटा रहा है? बहू जाकर तो देख। जी माँ जी। सुधा जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी मौसी मंजू, मौसा सुरेश और उनके 3 बच्चे खड़े थे। मंजू मौसी और सुरेश मौसा ऐसे बिन बुलाए अचानक कैसे चले आए? अरे क्या हुआ बिट्टू, पहचाना नहीं मंजू मौसी को? पहचान लिया, प्रणाम मौसी जी। सबके सब अंदर घुस आते हैं। तभी मंजू सुधा के घर और गरीब सास ससुर को देखकर बड़बड़ाती है। ये जिज्जी ने सुधा की शादी कैसे गरीब घर द्वार देखकर की है। मंजू की बात देवकी सुन लेती है, फिर भी मुस्कुराकर बोलती है, बहन जी आप बहू की मौसी हैं तो इस नाते हम समधन हुई, आइए गले तो मिलिए। नहीं नहीं, मुझे ये गले मिलना पसंद नहीं। अरे मंजू, ठीक से पेश आओ। मौसी, मौसा जी, वैसे कैसे आना हुआ? वो दामाद जी, हम तो यहाँ घूमने फिरने आए थे, पर ठंड के चलते रास्ते बंद हैं, 2-3 दिन लगेगा खुलने में, तो सोचा बिटिया के ससुराल घूम ले। ठीक किया बहन जी आपने, वैसे भी ये भी आपका अपना ही घर है। सुधा अपने ससुराल के गरीब हालातों को अच्छी तरह समझती थी। वो ये भी जानती थी कि ठंड में उनके पास ओढ़ने को एक ही रजाई है। ऐसे में उस गरीब बहू के घर बिन बुलाए मेहमान का यूं चले आना उन्हें परेशानी में डालेगा। देखते ही देखते रात हो जाती है और मंजू का 10 साल का बेटा प्रिंस कहता है, मम्मी मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। ओले ले ले मेरे प्रिंस बेटा को नींद आ रही है। अरे बहू देखो, बच्चे को नींद आ रही है, पहले मेहमानों के लिए बिछोना लगा दो। जी बाबूजी। माँ जी हमारे पास तो ओढ़ने को बस एक ही रजाई है, क्या करूं?
बहू ये रजाई ले जाकर अपनी मौसी मौसा को दे दे। माना कि वो इस तरह से बिन बुलाए हमारे घर में आ गए हैं, मगर हम उन्हें जाने को नहीं कह सकते। वो हैं तो हमारे मेहमान, उनकी खातिर तो करनी ही होगी। उनके सो जाने के बाद हम बोरी ओढ़ कर सो जाएंगे। 2-3 दिन की तो बात है। इंदर को नई रजाई खरीदने के लिए बोलना भी ठीक नहीं, उसका काम धाम भी नहीं चल रहा। हम तो ये भी नहीं जानते वो बेचारा हमें कैसे कमा कर खिला रहा है। हाँ माँ जी, इस ठंड में तो कईयों के पास काम भी नहीं। घर आए मेहमान को गद्देदार बिछौना और रजाई में सुलाकर उस गरीब बहू का पूरा ससुराल बोरी ओढ़ कर सोता है, जिसमें उनकी ठंड भी नहीं जाती। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और एक सुबह मंजू पूरा घर सर पर उठा लेती है। आय दैया, मेरी कमर। समधन जी, आप ठीक तो हैं? अरे खाक ठीक हूँ मैं। तुम लोगों ने इस पतली दुबली रजाई में हमें सुला दिया। कितनी ठंड थी पता नहीं। किन्हीं गरीबों के यहाँ बेटी बिहा दी जिज्जी ने। एक ढंग की ओढ़ने की रजाई भी नहीं है मेहमानों के लिए। अरे भाग्यवान, थोड़ा तो देख कर बोलो। एक तो इन विचारों ने अपनी रजाई हमें ओढ़ने को दे दी ताकि हमें ठंड न लगे, हम अच्छे से सो सकें, और फिर भी तुम बुराई कर रही हो। अरे वे लोग कितने दिलदार हैं, ये तो देखो। अजी तुम चुप रहो, मैं इन गरीबों के यहाँ और नहीं रुकूंगी। बेशक होटल में रह लूंगी, चलो। मंजू गुस्से में अपना सूटकेस उठाकर चली जाती है कि तभी बहन जी, भाई साहब, मंजू के इस बर्ताव के लिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आपने जितना भी हमारी खातिर भाव किया वो बहुत था। सुरेश अपने परिवार के साथ उनके घर से विदा लेता है। इतनी ठंड में सीले जमीन पर सोने से देवकी और राम प्रसाद के बूढ़े शरीर में दर्द बन जाता है। हे राम, लगता है जमीन पर सोने की वजह से सर्दी लग गई है। कमर का दर्द छोड़ ही नहीं रहा। ओहो हो। माँ जी, आप रजाई ओढ़ लीजिए, मैं तेल गर्म करके मालिश कर देती हूँ। सुधा अपनी सास की मालिश कर देती है। तभी आधी रात को फिर से कोई दरवाजा बजाता है। अरे अब कौन आ गया? सुधा तुम लेटी रहो, मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलकर इंदर एक पति पत्नी को देखता है जो कि अच्छे घर से लग रहे थे। उनके हाथ में एक सूटकेस बैग सा कुछ दिखाई पड़ा जिसमें रजाई थी, जिसे देखकर इंदर आस से भर गया। कहिए साहब जी, कौन है आप? जी नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम राजीव है, ये मेरी पत्नी अमृता है और ये हमारे दोनों बच्चे। वो हमारी आज ट्रेन थी, स्टेशन गए तो पता चला कि ठंड की वजह से ट्रेन 2 दिन लेट है। अगर 2 दिन के लिए आपके घर में आसरा मिल जाता तो। इंदर बेटा, उन्हें अंदर बुला लो। द्वार पर आया इंसान भगवान के बराबर होता है। आइए बाबूजी, भीतर आ जाइए। उनके गरीब घर को देखकर अमृता बोली, उफ, यहाँ तो कितनी ठंड है। बेटी, माटी का घर है और थोड़ा टूट गया है, इसलिए ठंड अंदर घुस जाती है। सोचा था ठंड से पहले मिट्टी भरवा कर मरम्मत कर लेंगे, मगर क्या करें, 2 वक्त की रोटी खाने पर ही आफत है। आप सभी यहाँ इस बिस्तर पर सो जाइए। शीबू बेटा, उठो। नहीं माँ, मुझे नहीं छोड़ना। अपनी रजाई में आपने मुझे 2 दिन पहले भी बोरी उड़ाकर सुलाया था, बहुत ठंड लगी थी। ये मेहमान हमारे घर पर क्यों आ रहे हैं? हमें बार बार अपनी रजाई इनको देनी पड़ती है। एक ही तो रजाई हमारे पास, शिबू को नीचे नहीं छूना माँ। मासूम शीबू अपने घर की मजबूरी और सारे हालात मेहमानों के आगे कह डालता है, जिससे उनका दिल निकल आता है। अमृता कहती है, बेटा, हम आपसे आपकी रजाई नहीं लेंगे, ठीक है, रो मत। सुधा और उसका गरीब ससुराल खुद एक पतली गुदरी पर सोकर उन्हें अच्छे बिछौने पर सुलाते हैं और उनके खाने पीने, सोने, ओढ़ने का अपनी हैसियत से बढ़कर खातिर भाव करते हैं। मगर 2 दिन उनके घर में रहने के बाद अमृता और राजीव को एहसास होता है कि एक गरीब के लिए ठंड कितनी आफत और दुख से भरी होती है। 2 दिन बाद। आप सबका बहुत शुक्रिया अपने परिवार में हमें रखने के लिए। बेटी, ऐसे हाथ मत जोड़ो, मेहमान तो भगवान बराबर होता है। अच्छा माँ जी, बाऊजी, अब हम चलते हैं, नमस्ते। अरे अमृता जी, आप अपनी रजाई तो यहीं भूल कर जा रही हैं। सुधा जी, ये रजाई हमारी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। आप सबने 2 दिन तक हमें मान दान दिया, हमारा ख्याल रखा, शुक्रिया। शुक्रिया बेटी, खुश रहो, भगवान तुम्हें बनाए रखे। आखिर में घर आया मेहमान सुधा और उसके गरीब ससुराल वालों को वह रजाई दे जाते हैं।
माँ आज से हम सब इस नई रजाई में सोई सोई करेंगे। सुधा ने एकटक अपने बेटे का खुशियों से भरा चेहरा देखा और रोते हुए कहा, हाँ शिबू, अब तुम, मैं, दादाजी, दादी, हम इस नई रजाई में सोएंगे। नई रजाई देखकर उस गरीब का परिवार बहुत खुश था। अब उन्हें उस पतले दुबले रजाई में रात भर ठिठुरना नहीं पड़ता था। उस रोज रजाई ओढ़कर वो सब सुख से सो पाते हैं।